नमस्कार बच्चों। हम अपनी पाठ्यपुस्तक कृति का भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें अब हमारा अध्याय चल रहा है एही ठैयाँ झुलनी हेरानी और रामा। ये शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की एक कहानी है। तो इसमें हमने थोड़ा पढ़ लिया है, 2 अंकों का अध्ययन हमने कर लिया है। आज अंक 3 का अध्ययन करेंगे। जो पहला अंक था उसमें हमने देखा कि दुलारी, जो कि गौ निहारिन परंपरा की एक गायिका है, उसके सामने एक 17 वर्षीय टुन्नू खद्दर की साड़ी लेकर के आता है तो वो उस पर क्रोधित होती है। दूसरे अंक में हमने देखा कि पीछे का दिखाया है, दूसरे अंक में पीछे के बारे में बताया है कि दुलारी और टुन्नू का परिचय किस प्रकार हुआ, प्रथम परिचय किस प्रकार हुआ। तो एक तो खोजवा बाजार वालों की तरफ से और एक बजरडीहा वालों की तरफ से ये कजली दंगल में गायकी के लिए एक आमने सामने हुए थे। तो वह उनका प्रथम परिचय था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तीसरा है, ये जो पहले का है, पहला अंक था जिसमें वो टुन्नू को भला बुरा कह करके उसे वहाँ से निकाल देती है और साड़ी को उठा करके अपने पास ले लेती है। तो वहाँ से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अब टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृतिस्थ हुई। प्रकृति बोले थोड़ा ध्यान केंद्रित हुआ उसका। तो सहसा अचानक उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। आबरवा किसे बोलते हैं? आबरवा बोलते हैं बहुत बारीक मलमल। आबरवा बोलते हैं बहुत बारीक मलमल। तो बहुत बारीक मलमल की जगह है, यानी आबरवा की जगह है, उसने क्या कर रखा था, यानी बारीक मलमल की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था, परंतु उसको अवसर ही नहीं आया क्योंकि उसने वो साड़ी भेंट की और उसी में वह क्रोधित हो गई। उसने कहा कि तुम मेरे भाई हो कि पिताजी हो कि मालिक हो, तुम क्या हो जो क्यों लेके आए हो मेरे लिए, और उसे भला बुरा कह करके वहाँ से वापस भेज दिया। तो ये अवसर पूछने का अवसर नहीं आया कि तुमने आज बारीक मलमल की जगह खादी का कुर्ता क्यों पहन रखा है, लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी क्यों पहन रखी है। उसने धीरे धीरे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला और उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रख दी। जबकि उसके सामने उसे भला बुरा कहा था, लेकिन उसके जाने के बाद में वह साड़ी और सब कपड़ों के नीचे दबा करके रख दी। उस साड़ी पर टुन्नू के आंसुओं, काजल मिले हुए आंसुओं की बूंदें भी थी। ये भी आपने पढ़ लिया। उसका चित्त आज चंचल हो उठा। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था कि टुन्नू का हृदय, टुन्नू का मन मेरे प्रति अर्थात दुलारी के प्रति आकर्षित है, ये उसने पहली मुलाकात में अनुमान लगा लिया था। परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था, क्योंकि टुन्नू था वह 16-17 वर्ष का एक लड़का था और दुलारी की उम्र ज़्यादा हो रही थी। वह तो यौवन के अस्ताचल में थी, यानी 40-45-50 तो नहीं मानो तो 40-45 साल की उम्र में वह थी। तो वह जानती थी कि किशोरावस्था की आयु होती है, उसमें थोड़ी भावनाएं थोड़ी ज़्यादा होती हैं। कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है, कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है, कभी भी किसी बात पर गुस्सा आता है। थोड़ा भावनाओं का, तूफानों का काल कहा गया है। तो उसे इस बात का पता था कि ये थोड़ा भावना की लहर मात्र है, समय के साथ ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच में उम्र का बहुत अंतर था। बीच में टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई। कारण टुन्नू आता, घंटे आधे घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न करता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यौवन के अस्ताचल, यानी उसका यौवन बीत रहा था, यौवन ढल रहा था और टुन्नू का यौवन आने वाला था। दोनों की उम्र में अंतर था। तो यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती। उन्माद मतलब पागलपन पर, ये देखो कि ये मेरे प्रति मेरे आकर्षित है।
जबकि मेरी उम्र कितनी है, इसकी उम्र कितनी है। तो मन ही मन थोड़ी हंसती। परंतु आज उसे कृशकाय यानी बहुत ही कमज़ोर काया वाले और कच्ची उम्र के पांडुमुख बालक, सुंदर बालक टुन्नू पर करुणा हो आई, दया हो आई। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह जिस वस्तु पर आसक्त है, आसक्त मतलब खिंचा हुआ है, खिंचने मतलब है मोहित है, वह जिस वस्तु पर मोहित है उसका संबंध शरीर से नहीं आत्मा से है। आज ये दुलारी को महसूस हुआ कि टुन्नू मेरे शरीर से नहीं मेरी आत्मा से प्रेम करता है। उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। तो उसने आज अपने मन को भी अनुभव किया कि वह स्वयं में टुन्नू के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाती रहती थी, उसकी आदर नहीं करती थी, उसे भला बुरा कहती थी। तो ये सब बस आज उसे समझ में आया कि ये सब कृत्रिम है, यानी उसके मन में भी टुन्नू के प्रति कहीं न कोई प्रेम की भावना है। सच तो ये है कि हृदय के एक निभृत कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। निभृत शब्द का अर्थ होता है बंद कोने में, बंद मान लो, गुप्त मान लो, रखा हुआ है कि मतलब हृदय के एक कोने में या हृदय के एक बंद कोने में टुन्नू का आसन मतलब टुन्नू का स्थान दृढ़ता से स्थापित है, अर्थात उसके मन में भी टुन्नू के प्रति थोड़ी प्रेम भावनाएं है। ये उसने अपने मन के बारे में अनुभव किया। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। तथ्य मतलब जो वास्तविकता है, वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह घबरा उठी, विचार की उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। त्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेंकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया, जो उसका मालिक था, मतलब जिसके लिए वह नाचना गाना करती थी, फेंकू सरदार। दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि फेर ली। फेंकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियाँ हैं। तो जो इसका मालिक था, जिसके लिए वह नाचना गाना करती थी, उसने धोतियों का एक बंडल लेकर के आया और उसने कहा कि देखो कैसी बढ़िया धोतियाँ मैं लेके आया हूँ। तो बंडल पर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, तो उसके पैरों से लात मारी। दुलारी ने लात मारते हुए कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था। देखो अपने तो धोती और साड़ी एक ही मानते हैं, लेकिन इसमें क्वालिटी में थोड़ा अंतर होता है, इसकी गुणवत्ता में अंतर होता है, लंबाई चौड़ाई में और गुणवत्ता में भी अंतर होता है। तो उसने वादा किया था साड़ी देने का होली पर, लेकिन लेके वह क्या आया, धोती लेके आया। तो उसने पैरों की लात मारी उसके धोतियों के बंडल पर। वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा, तीज त्योहार आएगा तब। आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है, फेंकू ने समझाते हुए कहा। दुलारी फेंकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की सकरी गली में घुसा। तो देखो ये उस समय की बात है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। तो आपने देखा होगा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, स्वदेशी को अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो। तो इंग्लैंड में बने हुए कपड़ों का बहिष्कार किया गया, उनकी जगह जगह होलियाँ जलाई गई। तो विदेशी वस्त्रों को जलाने के लिए जो दल था वह दुलारी की गली में आया, अभी भैरवनाथ से गली में घुसा, और भारत जननी तेरी जय गीत की ध्वनि से उभय पार्श्व दोनों तरफ जो खड़ी इमारतें थी उन इमारतों से आवाज़ टकरा करके उसकी कोठरी में आ रही थी। तो उभय पार्श्व में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज गई। एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चारों कोनों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। यानी जिसी के पास भी विदेशी वस्त्र थे, विदेशी मिलों में बने हुए वस्त्र थे, वे उन वस्त्रों को उस चादर, फैलाई हुई चादर पर डाल रहे थे और ये प्रण कर रहे थे कि आगे से हम अपने ही देश में बने हुए कपड़ों का प्रयोग करेंगे। देखो आपने ऊपर पढ़ा था ना कि टुन्नू ने भी आभरवां की जगह खद्र का कुर्ता पहन रखा था,
लखनवी दोपलिया टोपी की जगह गांधी टोपी पहन रखी थी। तो उसने भी अपने वेशभूषा में परिवर्तन कर लिया, विदेशी वस्त्रों की जगह स्वदेशी वस्त्रों का पहनना उसने शुरू कर दिया। और वैसा ही एक कार्यक्रम और दुलारी की गली में भी हो रहा था। दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर और लंकाशायर, ये दोनों ही इंग्लैंड के शहर हैं जहाँ पर वस्त्र निर्माण से जुड़ी हुई अनेक कंपनियां कार्य करती हैं, अनेक फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं बहुत बड़ी संख्या में। मैनचेस्टर में और लंकाशायर में कपड़े के निर्माण की फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं। तो मैनचेस्टर और लंकाशायर की मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नई कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिया। किसने? दुलारी ने। जो फेंकू सरदार लेके आया था ना वो धोतियों का बंडल, वह धोतियों का बंडल पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही उस चादर पर फेंक दिया। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गई। कारण कारण ये आगे देखो। अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था वे अधिकांश फटे पुराने थे, परंतु यह जो नया बंडल गिरा उसकी धोतियों की तह तक न खुली थी। तो कारण ये था कि जो भी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर रहा था तो वह पहने हुए कपड़े उन चादर पर डाल रहा था, लेकिन अब जो बंडल आया वह ऐसी धोतियों का था जिसकी तह भी नहीं खुली, यानी जिसको एक बार खोला भी नहीं था। पूरी नई नकोर धोतियों का पूरा बंडल उनकी चादर पर डाल दिया गया। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाले की तलाश खिड़की में करने लगी कि यह किसने फेंका है। त्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई और जुलूस आगे बढ़ गया। तो ऊपर खिड़की से फेंका और खिड़की वापस से बंद हो गई। लेकिन जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली खुफिया पुलिस, खुफिया मतलब जो गुप्त पुलिस होती है, अंग्रेजों के लिए काम करते थे कि कौन व्यक्ति ये स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दे रहा है, कौन व्यक्ति क्या क्या कार्य कर रहा है। तो ये अंग्रेज जासूसी करवाते थे लोगों की। तो खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। अपनी फर्राटा मूंछों पर हाथ फेरते हुए सजग सजग नेत्र मतलब तैयार, एकदम तत्पर नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया कि ये नई धोतियों का बंडल कौन से मकान नंबर से फेंका गया है। इतना कौन देशभक्त पैदा हो गया है जो विदेशी मिलों में बनी हुई धोतियों का नया बंडल नीचे फेंक दिया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। परंतु इस बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबर, मुखबर कौन किसे बोलते हैं? जो जासूसी करता है, गुप्त सूचना देता है, मुखबर। देखो ये है मुखबर, वह मुलाजिम जो अपराध स्वीकार कर सरकारी गवाह बन जाए और जिसे माफ़ी दे दी जाए और वह है सरकार के लिए काम करना शुरू कर दे। तो ये देखो ये गलीगमा पूरा का पूरा 4 बच्चे हैं, जो 4 आदमी हैं, देख धोती को पकड़ रखा है चारों किनारों से और उसके ऊपर लोग कपड़े डाल रहे हैं। और ये देखो ऊपर चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दुलारी है और ये फेंकू सरदार है। खिड़की खोली और इसने बंद कर रहा है, वापस बंद कर रहा है। तो एक चित्र के माध्यम से थोड़ा स्पष्ट किया गया है। तो मुखबर बोलते हैं वह सरकारी गवाह बन जाए। तो मुखबर कौन था? फेंकू सरदार। तो उसने देख लिया, अली सगीर ने देख लिया, क्या देखा कि दुलारी ने खिड़की खोली और बंडल फेंका और फेंकू सरदार ने उसका हाथ पकड़ करके उस गेट को, खिड़की के दरवाजे को वापस बंद कर दिया। तो फेंकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षण बारीक रेखा क्षण भर के लिए खिंच गई। समझ गया कि किसने क्या फेंका है। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे बेनी तंबोली के सामने एक दुअन्नी फेंक दी। दुअन्नी मतलब सिक्का, एक छोटा सिक्का फेंक दिया। 2 अन्ना, एक बेनी तंबोली जो बैठ करके भीख वगैरह मांगता है उसके सामने वह है, उसने 2 आना फेंक दिया।
1 रुपये में 16 आना होते थे तो 2 आना उसने फेंक दिए। चलो तो कल से 4 का अंक पढ़ेंगे। आज का इतना ही अध्ययन करेंगे। ये चौथा अंक का अध्ययन हमें कल करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।